एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपिका आपको दूंगी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स की। पिछले वीडियो में हमने किया था रजिस्टर्स को सीरीज में लगाना या पैरेलल में लगाना। इस वीडियो में हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पावर, इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी और सेल। ये केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं दोनों टर्मिनल के बीच में, जिनके वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से करंट फ्लो करता है रजिस्टर्स के बीच में या फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के बीच में जो बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। और जैसे कि हमने सेक्शन 12.2 में भी पढ़ा है कि ये करंट को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंड करते हैं अपनी एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी जाती का है। इस एनर्जी का कुछ पार्ट वो तो करंट को मेंटेन करने में कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि अगर फ़ैन है तो उसके ब्लेड्स को रोटेट करने में, और जो बचा हुआ पार्ट है वो उस गैजेट के टेम्परेचर को रेज करने मतलब उसमें हीट प्रोड्यूस करने में लग जाते हैं। ये हमने अपने एवरीडे लाइफ में भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ़ैन है, अगर हम उसको ज़्यादा देर तक चलाए रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ऐसा हमने टीवी में भी देखा, अगर ज़्यादा देर टीवी चलता है तो वो गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और वो बैटरी से कनेक्टेड हो रजिस्टर्स का कॉन्फ़िगरेशन, जो एनर्जी होएगी वो पूरी तरह हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो वो करंट के फॉर्म में आगे जा नहीं पाएगी, करंट की फॉर्म में नहीं जा पाएगी तो वो कन्वर्ट होएगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस इफ़ेक्ट को हम कई डिवाइसेस में यूज़ भी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और बहुत सारे चीज़ में से। अब हम मान लेते हैं कि डिवाइस में जो रजिस्टर्स में से करंट फ्लो कर रहा है वो I है, जो रजिस्टेंस है वो R है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और जितने टाइम में कर रहा है वो T है, और जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो Q है, और वर्क डन हो रहा है चार्ज फ्लो करने से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो है V × Q VQ। और ये हमने ऊपर भी देखा था। तो जो सोर्स है सेल है वो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो VQ कर रहे हैं इन T टाइम के अंदर। तो सर्किट के अंदर पावर कितनी होगी, वो होगी V × Q अपॉन में T, और Q अपॉन में T होता है करंट का फॉर्मूला, ये हमने अभी जाना है पिछले वीडियोज़ में। तो पावर होगी V × I यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो अब जो एनर्जी सप्लाई करे सर्किट के अंदर टाइम T के अंदर वो हो जाएगा P × T यानी कि V × I × T। अब जो एनर्जी एक्सपेंड करे उसका क्या होएगा, ये रजिस्टर्स में से जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो और चीज़ में तो होगी नहीं, तो वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको हम कहेंगे करंट I है, अमाउंट जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो H है, और टाइम T के अंदर तो H हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला है V × I, तो हीट का हो जाएगा V × I × T। ये स्टडी करंट में होएगा। हीट का फॉर्मूला में पता चल गया V × I × T है, और अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगा दें तो ये हो जाएगा I² × R × T, क्योंकि V इक्वल होता है I × R के, और यहाँ पे हो जाएंगे 2I, I × I हो जाता है I²। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट का फॉर्मूला बन जाएगा I² × R × T। और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि हमें कहता है कि जो रजिस्टर्स में हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन रजिस्टेंस। जो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसके करंट के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस टाइम के जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं तो हम करंट को कैलकुलेट करने से पहले हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है कि हीट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट 840 वोट when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum. The voltage 220 watt. What are the current and the resistance in each case? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करती है 840 वोट, यानी यहाँ की उसकी पावर है 840 वोट। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब उसकी हीटिंग एकदम मैक्सिमम रेट पर होती है, और 360 वोट उसकी पावर होती है जब हीटिंग मिनिमम रेट पर होती है, और उसकी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोट। तो हमें इसका करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है ईच केस में, यानी 840 वोट वाले में और 360 वोट वाले में।
और हम जानते हैं कि P इजिकल टू वी इंटू आई होता है, तो हमें करंट फाइंड करना है तो I इजिकल टू पी अपॉन में वी हो जाएगा। और P हमें दे रखे 840 वोल्ट और वोल्टेज दे रखे 220 वोल्ट, तो 840 अपॉन में 220 3.82 एम्पियर करंट हो गया। और हमें करंट मिल गया, वोल्टेज हमें दे रखी है, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे V अपॉन में आई, तो 220 अपॉन में 3.82 तो आ जाएगा 57.60 ओम। और इसका सेकंड है जब मिनिमम रेट पे 360 वोल्ट, तो वही 360 अपॉन में 220 यानी आ जाएगा 1.64 एम्पियर। और रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे V अपॉन में आई से, तो 220 अपॉन में 1.64 एम्पियर तो आ जाएगा 134.15 ओम। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। इसके अंदर हीट जो है वो 100 जूल है ईच सेकंड के अंदर 4 ओम रेजिस्टेंस में, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों के बीच में। हीट 100 जूल, रेजिस्टेंस 4 ओम, टाइम 1 सेकेंड, वी हमें फाइंड करना है। तो और हम एच का जानते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है, तो हमें आई निकालेंगे पहले, तो हो जाएगा अंडर एच इंटू आर इंटू टी, तो 100 जूल इंटू 4 ओम इंटू 1 सेकेंड तो आ जाएगा 5 ओम एम्पियर। तो यहाँ पे करंट है वो 5 एम्पियर है। वी हमें फाइंड करना है, आई हमने निकाल लिया, आर हमें गिवन है, तो 5 इंटू 4 तो 20 वोल्ट। करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट जनरेट होती है कंडक्टर के अंदर, जो कि उसका इनविटेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसका निश्चित परिणाम है कि वो होना ही होना है, हीट जनरेट होगी। कई केसेस में अनडिजायरेबल होती है, यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हीट में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि फ़ैन में हमें हीट प्रोड्यूस की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये फ़ैन में भी हीट प्रोड्यूस कर देती है जब ज़्यादा देर फ़ैन चलता है। कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये अनअवॉइडेबल हीट इंक्रीज़ कर देती है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए नहीं था उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है, जिससे उस कंपोनेंट की या कोई प्रॉपर्टी सामान ख़राब भी हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। वहीं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि लॉन्ड्री आयरन में, टोस्टर में, ओवन में, केटल में, इलेक्ट्रिक हीटर में और भी बहुत सारे डिवाइसेस में। ये सारे डिवाइस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर बेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग है ना, वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। बल्ब का फिलामेंट जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिससे वो गर्म हो जाता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। वो हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होता। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेटल यूज किया जाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जैसे कि टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बल्ब के फिलामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये फिलामेंट्स थर्मली आइसोलेटेड होते हैं जितना ज़्यादा हो सके, ताकि इनको इंसुलेटिंग सपोर्ट मिल जाए, ताकि इनमें कोई करंट का डर ना रहे। और ये बल्ब होते हैं वो केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस से फिल होते हैं, ताकि उनकी जो फिलामेंट्स है उनकी लाइफ और टाइम तक बनी रहे। जैसे ही हमारे बल्ब के अंदर से ये गैसेस ख़त्म हो जाती हैं, वैसे ही हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है। यही कारण है कि हमारे बल्ब का फ्यूज होने का। और बल्ब बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है हीट को प्रोड्यूस करने में, और उसका थोड़ा सा पार्ट जो है लाइट को कन्वर्ट करता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का अनदर कॉमन एप्लीकेशन है फ्यूज, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। ये सर्किट और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है हाई इलेक्ट्रिक करंट से। और यह सीरीज में लगाया जाता है डिवाइसेस के, और ये इसमें एक पीस ऑफ वायर होती है जो कि मेटल और अलॉय से बनी होती है, जिसका अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट एक लिमिटेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वायर मेल्ट हो जाती है। ये ज़्यादातर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड इन सब मेटल्स के मटेरियल के बने होते हैं। अगर करंट ज़्यादा होता है स्पेशल वैल्यू से, जितनी वैल्यू होती है फ्लो करने की, तो उससे फ्यूज वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वायर मेल्ट हो जाती है और उससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये हमारे घरों में होता है ताकि हमारे डिवाइसेस ख़राब ना हो, क्योंकि जैसे फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगी तो आगे करंट जा नहीं पाएगा। सीरीज में होता है, हमने पहले ही पढ़ा था। अगर सीरीज का एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे अगर एक डिवाइस ख़राब हुआ तो दूसरे डिवाइस तक भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जाएगी, तो उससे वो डिवाइस भी बंद हो जाएगा। इसमें फ्यूज का फ़ायदा है कि जैसे ही फ्यूज की वायर बंद होएगी, ब्रेक होगा सर्किट, तो आगे किसी अप्लायंस के पास नहीं जाएगा, तो हमारे और अप्लायंसेस ख़राब होने से बच जाएंगे। ये हमारे घरों में होते हैं, ज़्यादातर होते हैं 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर के, 3 एम्पियर के, 5 एम्पियर के और 10 एम्पियर के, और भी होते हैं।
अब जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल देखा है, उसकी पावर होती है 1 किलोवाट पर आवर, जो कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करती है। अब जैसे इसके अंदर 4.54 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर हम इसका 5 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर 4.54 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और अगर इससे ज़्यादा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रिक आयरन ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसके अंदर 5 एम्पियर करंट फ्यूज लगाते हैं। जैसे 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वहीं पे फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी और उसका जो सर्किट होएगा वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे उसके अंदर उससे ज़्यादा करंट नहीं जाएगा और हमारी इलेक्ट्रिक आयरन ख़राब होने से बच जाएगी। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि हमने अपनी अर्ली क्लास में पढ़ा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं, और साथ ही जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी का रेट होता है उसे भी हम पावर कहते हैं। हीट का फॉर्मूला जैसे कि I स्क्वायर इंटू R इंटू T, यह हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डिसिपेटेड हो रही है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट होता है। अगर इसको हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो V होता है I इंटू आर के, तो V की जगह हम I इंटू आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा I स्क्वायर R। और अगर हम I की जगह ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएं तो I होता है V इक्वल्स टू V अपॉन में R, तो हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। तब हमें पावर के 3 फॉर्मूला बच गए, एक V इंटू I, एक I स्क्वायर इंटू R, एक V स्क्वायर अपॉन में R। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है तो हम V इंटू I कर लेंगे। अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो I स्क्वायर इंटू आर कर लेंगे, और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर अपॉन में आर कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक पावर की ऐसी यूनिट होती है वोट। पावर कंज्यूम की जाए 1 एम्पियर करंट के फ्लो करने से 1 पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसकी पावर हो जाएगी 1 वोट, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल यूनिट होती है, इसलिए अक्सर किलोवाट का यूज़ किया जाता है, जो कि इक्वल होते हैं 1000 वोट की। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल होती है पावर इंटू टाइम के, और यह होती है वोट आवर। 1 वोट आवर तब होता है जब 1 वोट पावर कंज्यूम की जाए 1 आवर के अंदर। और कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर, जैसे कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में यूज़ की जाती है, जिसको हम यूनिट कहते हैं। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं वो भी यूनिट में आते हैं। और 1 किलोवाट आवर इक्वल होती है 1000 वोट इंटू 3600 सेकेंड के। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू मिलेगी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वोट सेकेंड। और हम एनर्जी की ऐसे यूनिट होती है जूल, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब हम देखते हैं मोर टू नो। सारे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होते हैं, लेकिन गलत है। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे करते हैं उस एनर्जी के लिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करने से इलेक्ट्रिक गैजेट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है, फैन रोटेट करना स्टार्ट करता है, इंजन मूव करता है। वी पे फॉर एनर्जी दैट वी यूज, हम उस एनर्जी के लिए पे करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट है, और जिसके अंदर करंट है वो है 0.50 एम्पियर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, तो हमें पावर ऑफ बल्ब की फाइंड करनी है। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, तो 220 वोल्ट इंटू 0.50 एम्पियर, तो आ जाएगा 110 जूल पर सेकेंड। और हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोट, तो ये हो जाएगा 110 वोट। अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेट 8 आवर पर डे, यानी कि रेफ्रिजरेटर है जो कि 8 आवर पर डे चलता है और जो 400 वोट पावर कंज्यूम करता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हमें इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। अगर वो 30 डेज चलता है और एनर्जी का रुपीज़ है 3 पर किलोवाट आवर, तो हमें 30 डेज का फाइंड करना है। 8 आवर चलती है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400 वोट इंटू 8 इंटू 30, तो आ जाएगा 96,000 वोट पर आवर। तो हम इसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 96 किलोवाट पर आवर। और कॉस्ट ऑफ एनर्जी है ₹3, तो 96 किलोवाट आवर का हम 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो आ जाएगा आंसर ₹288। चैप्टर की समरी करते हैं। A stream of electrons moving through a conductor constitute an electric current. इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का कंडक्टर के अंदर। और कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट को हम मेजर करते हैं अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे हम उसके अपोजिट डायरेक्शन को मानते हैं कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। जो ऐसा यूनिट होती है करंट की होती है एम्पियर। टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज ए सेल और ए बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हम सर्किट के अंदर सेल और बैटरी लगाते हैं और ये सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल
इसके अंदर सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आता है और फिर करंट फ्लो करता है, और ये मेजर की जाती है वोल्ट में। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रजिस्ट करती है, रोकती है, कंडक्टर को अपोज करती है या करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करती है, और इसकी एसेंस होती है ओम। ओम्स लॉ में कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन द सेम। अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों एंड्स के बीच में है उसके रजिस्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। द रजिस्टर्स ऑफ ए करंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ, इनवर्सली ऑन इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन एंड आल्सो ऑन मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड होता है डायरेक्टली लेंथ पे, इनवर्सली एरिया क्रॉस सेक्शन पे और मटेरियल ऑफ कंडक्टर के। अगर रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो वो उनका इंडिविजुअल रजिस्टर के सम इक्वल होता है उनके टोटल के। अगर उसके इक्वलेंट रेजिस्टेंस लगाए यानी कि R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ए सेट ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट इन पैरेलल हैज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R गिवन बाय। अगर उसे पैरेलल में लगाते हैं तो इक्वल होता है 1/R अपॉन में 1/R1 1/R2 प्लस में 1/R3, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाती है वॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम, और पावर की एसेंस होती है वोट, और 1 वोट पावर कंज्यूम होती है जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 × 10⁶ जूल के।